हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 3 का जो माइनर फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक्स, है ना। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, दो डेरिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। डाइवर्जेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये दोनों डेरिवेशन हमारा जरूरी है। तो ठीक है, जनरली डाइवर्जेंस और कर्ल जो है, ये दोनों चीज पूछता है। तो आज डाइवर्जेंस और सोलेनॉइड का चर्चा करते हैं। समय बचेगा तो कर्ल के विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो देखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड से हमको क्या निकालना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो सोलेनॉइड को जानने से पहले हल्का सा हम लोग जानेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या जानेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप, मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये हमारा हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या हुआ बच्चों? एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलिए, आई बात समझ में? तो आप सुनिए, अब हम थोड़ा सा बताएंगे तो आप लोग को आसानी होगा समझने में कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात कि सोलेनॉइड होता क्या है, इसके विषय में तो जान ले। तो बोलता है कि इट इज अ टाइटली वुंड हेलिकल क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। यदि किसी भी हेलिकल क्वाइल में इंसुलेटेड वायर को इस प्रकार से लपेटा जाए, इंसुलेटेड वायर समझते हो किसे कहते हैं? वैसा वायर जिससे हीट एनर्जी लीकेज ना करे। ठीक है। तो देखिए, वैसा वायर जिससे हीट एनर्जी लीकेज ना करे। तो अभी देखिए क्या बोलते हैं कि हेलिकल क्वाइल में इंसुलेटेड वायर, हेलिक्स का बात करेंगे तो इसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिकल क्वाइल है ये। तो यदि हेलिकल क्वाइल में इंसुलेटेड वायर को इस प्रकार से लपेटा जाए कि इस हेलिकल क्वाइल का जो लेंथ है वो रेडियस से, इसके रेडियस से क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तब इस पूरे हेलिकल क्वाइल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। पहले बात को अच्छे से समझिए। यदि किसी भी हेलिकल क्वाइल में इंसुलेटेड वायर को इस प्रकार से लपेटा जाए कि इसका लेंथ जो है वो रेडियस से क्या हो जाना चाहिए बच्चों? बड़ा हो जाना चाहिए। तब जो है हम लोग इस हेलिकल क्वाइल को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल n बराबर मानेंगे कैपिटल N बटे L। ये कैपिटल N को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न। और ये स्मॉल n को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इकाई लेंथ में ध्यान दीजिए क्या होता है? इकाई लेंथ में जो टोटल टर्न की संख्या है, वो टोटल टर्न की संख्या कितनी है? स्मॉल n। तो इकाई लेंथ में जो टोटल टर्न की संख्या स्मॉल n है,
तो इकाई लेंथ में टर्न की संख्या निकालना है, तो टोटल टर्न को हम लोग लेंथ से यदि डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दे, लेंथ से डिवाइड कर दे, तो प्रत्येक टर्न का मान निकल जाएगा, स्मॉल एन का मान निकल जाएगा। ये एल को मानते हैं लेंथ ऑफ सोलेनोइड। क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो देखिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है सोलेनोइड में, तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अबाउट निकलता है। किसके अबाउट निकलता है बच्चों, एक्सिस के अबाउट निकलता है। तो एक्सिस के अबाउट सोलेनोइड निकलेगा। अब देखिए एक्सिस के अबाउट सोलेनोइड निकलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड में होता है वो हमेशा इनसाइड में होता है। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर में होता है। आउटसाइड में, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, लेकिन आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है, ये हम बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर लूप छापेंगे, रेक्टेंगल छापेंगे, और तब हम लोग आगे जाके देखेंगे क्या आता है। बात समझ में आया। तो देखिए अब हम लिखते हैं सोलेनोइड के विषय में। फिर से लिख लिख के आप लोग को लाइन टू लाइन समझाएंगे, वर्ड टू वर्ड समझाएंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना रहे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोलेनोइड कहते किसे हैं। तो देखिए इट इज ए टाइटली वुंड हेलिकल कॉइल, टाइटली वुंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर such that its length is, उसकी जो लंबाई होनी चाहिए लार्ज, उसका लंबाई क्या होना चाहिए, लार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इट इज अ टाइटली वुंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। यदि किसी भी हेलिकल कॉइल में इंसुलेटेड वायर को लपेटा जाए इस प्रकार से कि उसका लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो रेडियस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब उसी हेलिकल कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेलिकल कॉइल है ना, इसका लेंथ मान लिया L। ठीक है, तो अब देखिए इस सोलेनोइड में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लिखेंगे कंसीडर ए सोलेनोइड कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई इन ईच टर्न। माने कि एक सोलेनोइड है जिसके प्रत्येक टर्न में कितना करंट पास हो रहा है बच्चों, आई। कितना करंट पास हो रहा है, आई, स्मॉल आई मान लिया। ठीक है, अब इसमें से आप देखिए, फिर मानते हैं कि लेट कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। सोलेनोइड में कितना टर्न की संख्या है, कैपिटल N। फिर देखिए L को मान लिया लेंथ ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का लेंथ कितना मान लिया, L। और प्रत्येक टर्न का मान निकालना है, तो टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। टोटल टर्न को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, लेंथ से। तो वही लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ में
जो टर्न की संख्या है वो क्या है, स्मॉल एन। तो बोलिए यहां से टोटल टर्न की संख्या कैपिटल एन का मान निकालेंगे तो ये एल इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एल। चलिए आप इसको तुरंत नोट करिए। नोट कर लिए इसको, बोलिए नोट किए। अब आप हमें बताइए, अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे सोलेनॉइड के विषय में, कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकलेगा तो सोलेनॉइड के एक्सिस पर निकलेगा। किस पे निकलेगा बच्चों, एक्सिस पर। और मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो सोलेनॉइड के इनसाइड में होगा। इनसाइड में मतलब अंदर में। आउटसाइड में यानी कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हो जाता है, जीरो। जीरो यानी कि नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नहीं होता है। बात समझे। तो अब वही चीज हम लिख रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड of a solenoid about its axis is uniform। एक्सिस में क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होगा। ठीक है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is uniform। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है बच्चों, अंदर में। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, नहीं होता है। तो लिखेंगे आउटसाइड अ सोलेनॉइड, आउटसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर, आउटसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है। आउटसाइड ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर होता है। अब हम लोग सोलेनॉइड छापेंगे और उसमें एक रेक्टेंगुलर लूप छापेंगे। तो लिखेंगे ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप क्या, पी क्यू आर एस, शॉन इन द फिगर, शॉन इन द फिगर, शॉन इन द फिगर। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है। अब इसका लेंथ हमने मान लिया एल। कितना मान लिया बच्चों, एल। बोलिए प्रत्येक टर्न में, मतलब ये टर्न है, 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 प्रत्येक टर्न में कितना करंट पास कर रहा है, स्मॉल आई। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर लूप छाप रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप छापे तो देखिए यहां पे माने पी क्यू आर एस, ये हम लोगों ने माना। तो देखिए इसमें आप बताइए कि देखिए ये आर एस जो है वो सोलेनॉइड के अंदर में है। सोलेनॉइड के कहां है बच्चों, अंदर में। और ये एक्सिस है, तो अंदर में यानी कि एक्सिस में सोलेनॉइड का मान होगा, लेकिन बाहर में पॉइंट है पी क्यू, तो पी क्यू मेरा नहीं होगा।
PQ आउटसाइड है तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? नहीं होता है। बोलिए QR जो है वो इस एक्सिस से 90 डिग्री, और बोलिए SP जो है इस एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो देखिए इसको नोट करिए, तो थोड़ा सा लिखा देते हैं। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, बोलिए ये क्लोज लूप है। बोलिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट इंटू आई। बोलिए ये आई टोटल करंट है, लेकिन आप देख लो डायग्राम में माने हैं प्रत्येक टर्न में करंट माने हैं, तो टोटल करंट का मान कैसे निकालेंगे? यदि टोटल टर्न को प्रत्येक टर्न के करंट से गुना कर दिया जाए तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है? कैपिटल एन। प्रत्येक टर्न का करंट क्या है? स्मॉल आई। गुना कर देंगे टोटल करंट का मान आ जाएगा। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये म्यू नॉट है, और टोटल टर्न का मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। बोले ये कैपिटल एन का मान कैसे निकालेंगे? एल डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो इंटू में होगा तो देखिए क्या हो जाएगा? स्मॉल एन एल और आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए समझे बात को? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब देखिए, अब फ्रॉम फिगर तो बोलिए ये क्लोज लूप है PQRS, इसमें वेक्टर B डॉट वेक्टर DL है। बहुत सारा काम होना बाकी है बच्चों। देखिए ये P से Q, PQRS को लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस Q से R, फिर क्या वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस R से S वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, फिर बोलिए S से P वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। ठीक है, PQRS, इसको P से Q, फिर Q से R, फिर R से S, फिर S से P हो गया। आप बोलिएगा बच्चों ये क्लोज लूप का यहाँ पे साइन लिए, इधर आपने सर कहीं क्लोज लूप का साइन नहीं लिया। तो देखिए PQ मेरा एक लाइन है, PQ क्या है? एक लाइन है, तो लाइन क्लोज नहीं होता है। QR भी लाइन है, RS भी लाइन है, SP भी लाइन है, लेकिन PQRS टोटल लेंगे तो ये मेरा एक क्लोज लूप हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो ये PQ जो है इस डायग्राम में देखिए, तो PQ जो है वो सोलेनोइड के बाहर है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नहीं। तो जब बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना? 0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का मान 0, तो ये P से Q है, तो BDL cos थीटा, इसका मान 0 थी तो पूरे 0 हो जाएगा, प्लस बोलो Q से R, फिर बोलो BDL cos थीटा। अब आप बताओ थीटा का मान यहां पे क्या लेंगे? QR जो है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री, प्लस R से S। बोलिए R से S का बात किया जा रहा है, फिर बोलो BDL cos थीटा। अब इसमें देखिए cos थीटा का मान कितना लेंगे? R से S इधर आ रहा है, ये भी इधर सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, प्लस SP, तो BDL cos थीटा। बोलो ये भी एक्सिस से 90 डिग्री है। तो आप ये कहिएगा कि देखिए यहां तो बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड 0 यानी कि पूरे 0, ये बोलो cos 90 का मान 0 तो ये भी पूरे 0, फिर बोलो R से S ये लाइन है। अब बोलिए BDL cos 0 का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही आया, और इसमें S से P cos 90 की वैल्यू 0 थी, ये पूरा 0 हो गया। तो बोलिए खाली यही ना बचा, R से S। क्या बचा बच्चों? R से S। तो हमारा बचा R से S, और क्या बचा? B इंटू DL।
तो बोलिए बी बाहर निकलेगा, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक मिनट आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 1 में और 2 में LHS बराबर है तो RHS को बराबर करेंगे। तो देखिए 2 में RHS मेरा क्या है, B इंटू एल, और 1 में RHS क्या है, म्यू नॉट एन एल और क्या आई। बोलिए एल एल कैंसल हो गया, तो B बराबर क्या बचेगा बच्चों, म्यू नॉट एन इंटू आई। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहां से एक और फॉर्मूला हम ला देते हैं कि B बराबर हम लोग का आ जाएगा एक और चीज कि B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन बटे एल और क्या आई। होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकलेगा तो सोलेनॉइड में इनसाइड में निकलेगा। इनसाइड मतलब क्या वो बच्चों, अंदर निकलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, सोलेनॉइड के एक्सिस पर। सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होता है। तो चलिए इसको थोड़ा नोट करिए। लिख लिए, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। हो गया। अब देखो, अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। हेडिंग दीजिए। देखो इसमें एक चीज जान लो, बायोट सेवेट लॉ का यूज होगा। बायोट सेवेट लॉ आप लोग जानते हो, जानते हो। कल हम लोग बायोट सेवेट लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों, कि डीबी बराबर क्या पढ़े थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या पढ़े थे बच्चों, आर स्क्वायर। ये पढ़े थे। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में भी हम लोग लिखे थे। तो डी वेक्टर बी बराबर क्या लिखे थे बोलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई क्या लिखे थे बच्चों, आर क्यूब। याद है। दिमाग में सेट थोड़ा बहुत फॉर्मूला रहा होगा, या थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये पढ़ाया था सर, है ना। तो आज हम लोग डाइवर्जेंस इसका निकालने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस उसका मान क्या होता है। तो बोले, तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कि कंसीडर ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप is shown in the figure, shown in the figure।
मानेंगे हम लोग कि एक करंट कैरिंग लूप है, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। तो देखिए डायग्राम में मान लेते कोई भी लूप मान लो, इस तरह से हम लोग मान लिए। अब देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, मतलब करंट पास कर रहा है आई। तो यहां से हम लोग मानेंगे स्मॉल एलिमेंट यहां पे मानेंगे, और यहां से एक पॉइंट लेंगे पी। पी पॉइंट पर तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ये पोजीशन वेक्टर आर है और यह स्मॉल एलिमेंट का लेंथ क्या है, डीएल है। तो बोलिए बायोट सेवेट लॉ का फॉर्मूला आप लोगों को हमने पढ़ाया था। बायोट सेवेट लॉ का फॉर्मूला आप लोग को हम पढ़ाए भी थे। तो देखिए फ्रॉम बायोट सेवेट लॉ, फ्रॉम बायोट सेवेट लॉ, बोलिए बायोट सेवेट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकलेगा तो स्मॉल एलिमेंट में निकलेगा बाबू। किस में निकलेगा, स्मॉल एलिमेंट में निकलेगा। तो फ्रॉम बायोट सेवेट लॉ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पर, बोलिए ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या निकलता है। तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में बताए थे कि डी वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलिए बच्चों, आई डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई क्या बच्चों, आर क्यूब। ये बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो ये स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकला था, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर क्या 1। टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और चूंकि ये क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का सिंबल हम लोग देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल, पूरे करंट कैरिंग लूप से, होल करंट कैरिंग लूप, होल करंट कैरिंग लूप इज, पूरे लूप से निकाल रहे हैं। तो बोलिए वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर बी, यही ना होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या होता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, आसान नहीं बहुत आसान है। और यही दो डेरिवेशन हम आप लोग को आज बताएंगे, खूब आसान से बता रहे हैं। डाइवर्जेंस बता रहे हैं और एक और हम बताएं अभी सोलेनॉइड बताएं। आप इसको नोट करिए ना। नोट किए, अब इसको देखिए डी वेक्टर बी है ये क्लोज फॉर्म में, तो डी वेक्टर बी का मान क्या निकाले बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई क्या, आर क्यूब, यही ना है। तो आप कहिएगा देखिए ये डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब ये रहेगा, और ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई क्या 4 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर हो गया। इंटीग्रेशन है क्लोज लूप के फॉर्म में है, डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई क्या, आर क्यूब, ये हो गया, यही ना हुआ। इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। बोलिए क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखिए। अब देखिए दोनों तरफ अब डाइवर्जेंस लिखे लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है जानते हो, डेल वेक्टर डॉट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऑफ इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में, 2 इक्वेशन।
तो ये वेक्टर बी का मान निकाले ना बच्चों। तो ये वेक्टर बी, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में इधर भी लेंगे, देखिए डेल वेक्टर डॉट वेक्टर बी। अब ई बराबर होगा, इधर लेंगे तो इधर भी होगा डेल वेक्टर डॉट, इधर क्या होगा बोलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या होगा, क्लोज लूप के फॉर्म में है डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या, आर क्यूब। यही ना है, बोलिए यही है, यही है कि नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि ये डेल वेक्टर अंदर जाएगा तो इससे इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के अंदर होगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन में अंदर में क्या बचा, देखिए ये डेल वेक्टर डॉट, यहां देखिए डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या, आर क्यूब, यही बचेगा। तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर क्या, 3। नोट करिए इसको। नोट किए। अब यहां से देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डेल वेक्टर डॉट ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डैश बराबर क्या होता है। देखिएगा बच्चों, वेक्टर बी डैश डॉट डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट, यहां पे होगा डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी डैश, है ना। तो अब यहां पे डी वेक्टर एल को वेक्टर ए मान लेते हैं, और बाकी जो वेक्टर आर बाई आर क्यूब है उसको वेक्टर बी डैश मान लेते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखिए ये डी वेक्टर एल है, इसको वेक्टर ए मान लेंगे, और वेक्टर आर बाई आर क्यूब को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तब देखिए क्या होता है हम लोग का, है ना। तो यहां पे मानेंगे कि लेट डी वेक्टर एल को मान लेंगे हम लोग वेक्टर ए, और वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब को मान लेंगे क्या, वेक्टर बी। तब देखिए क्या होता है। तो देयर फॉर इक्वेशन 4 मेरा क्या बनेगा जी, इक्वेशन 4 मेरा क्या बनेगा। तो अब देखिए, तो यहां से रुक जाइए एक मिनट, फ्रॉम 4 डेल वेक्टर डॉट वेक्टर ए मतलब डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी डैश। तो ये बी डैश का मान क्या है, क्या मान है इसको बोलिए, वेक्टर आर अपॉन क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू वेक्टर बी डैश। तो बी डैश मतलब क्या चीज, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, यही ना आ रहे हैं, डॉट बोलिए डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए को क्या माने हैं, डी वेक्टर एल माइनस वेक्टर ए मतलब क्या चीज, डी वेक्टर एल डॉट डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी डैश का मान क्या है बोलिए, वेक्टर आर अपॉन क्या, आर क्यूब।
ठीक है, इतना होगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत है क्या? देखिए वेक्टर ए को हम लोग डी वेक्टर एल माने और वेक्टर बी डैश को इतना माने, तो इसमें ए और बी का मान हम लोगों ने रख दिया। तब देखिए क्या होता है। चलिए इसको आप थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करें। इक्वेशन नंबर 5, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे सिंस डी वेक्टर एल डज नॉट कंटेन एट पी, पी मतलब कौन सा पॉइंट माने थे? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। किसी में भी ये नहीं मायने रखता है, कंटेन नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देन ऐसे स्थिति में जब किसी में कंटेन नहीं करता है तो इसके साथ में ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एल, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 5 में क्या होगा? तब इक्वेशन 5 में इसका मान 0 पुट करेंगे, तब देखते हैं क्या होगा। इसको थोड़ा सा नोट करिए ना। इसको 6 मान लिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में वैल्यू रखते हैं बच्चों, तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन 6 का मान ये वाला है, तो ये वाला यहाँ पे 0 होगा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो बोलिए क्या बचेगा? डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर एल क्रॉस, देखिए यहां पे क्या बचेगा कि डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब, है ना, इज इक्वल टू, अब एक मिनट आप देखिए, ये तो वैल्यू हो गया हम लोग का 0, तो ये खाली यही ना बचा, तो माइनस डी वेक्टर एल डॉट माइनस डी वेक्टर एल डॉट, बोलिए डेल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या बच्चों? आर क्यूब। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए वी नो दैट इसको लिखिए डेल ऑफ 1 बाई आर, डेल ऑफ 1 बाई आर इसका वैल्यू होता है माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो जब इसका मान हम लोग दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा बच्चों ये वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब जो है इसका मान क्या जाए? ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस में चल गया, तो माइनस डेल ऑफ 1 बाई क्या? आर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए 8 और 7 से, तो डेल के जगह पे हम लोग पुट करेंगे, तब देखते हैं वैल्यू क्या आता है ना। चलिए इसको थोड़ा सा नोट करो।
तो फ्रॉम 8 and 7 या 7 and 8, अब देखिए ये क्या है, डेल वेक्टर डॉट, बोलिए डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वेक्टर एल, है ना, डॉट इधर क्या डेल वेक्टर और क्रॉस ये वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब का मान क्या हो जाएगा, डेल ऑफ 1 अपॉन क्या आर, ये हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 9, नोट किए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेड 5 इज इक्वल टू कितना, 0। तो कहने का मतलब PUT पुट हम लोग पुट करेंगे, यदि 1/5 के जगह पे हम लोग पुट करें कितना 1/r, तो देखिए प्रीवियस में पेज में क्या है 1/r है, तो ग्रेड 5 कर्ल ऑफ ग्रेड 5, तो ये इसका मान 0, यानी कि ये पूरे कितना हो जाएगा 0। तो फ्रॉम 9 से देखिए, फ्रॉम 9 से देखिए, 9 से जब हम लोग आएंगे क्या है, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब, तो देखिए डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या आर क्यूब, तो इसका मान कितना हो जाएगा, पूरे 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब को क्या माने, वेक्टर बी का मान लाए थे, देखिएगा तो वेक्टर बी का मान लाए थे, तो देयरफॉर डेल वेक्टर डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना 0। यही निकालना था डाइवर्जेंस, क्या निकालना था बच्चों, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आता है 0, कितना आता है बच्चों 0। कुछ समझ में आया, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, खाली फॉर्मूला पुट करते गए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का था तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाए, अब दोनों तरफ डेल वेक्टर से गुना किए, मतलब डाइवर्जेंस से गुना किए, तो यहां तक आया कि नहीं आया। तो अब थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला को डी वेक्टर एल को हमने मान लिया वेक्टर ए, और वेक्टर आर बाई आर क्यूब को मान लिया वेक्टर बी डैश। तो वेक्टर और वेक्टर बी डैश के जगह पे वैल्यू पुट करके यहां लाए, तो डी वेक्टर एल कहीं पे भी इस तीनों पॉइंट में से, निर्देशांक में से, कोऑर्डिनेट में से कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसका मान 0। तो देखिए जब इसका मान 0 तो ये पूरे 0, तो यही वाला फंक्शन खाली बचेगा, तो यही वाला खाली फंक्शन बचा बच्चों। अब देखिए डेल ऑफ 1/r का मान इतना होता है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तब इस r बाई आर क्यूब के जगह पे इतना पुट कर दिए तो ये वाला आ गया। अब देखिए ग्रेड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई का मान 0 होता है, तो फाई के जगह पे 1/r पुट किए तो इतना आ गया। अब इसको हम लोग वेक्टर बी माने थे, तो यही इन शॉर्ट निकलता है, यही इन शॉर्ट निकलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है 0, यानी कि डेल वेक्टर डॉट वेक्टर बी का मान कितना आता है बच्चों 0। कितना आता है 0। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो 2 टॉपिक आज हम लोग 2 डेरिवेशन चर्चा किए, एक चर्चा किए किसमें, सोलेनॉइड में। किसमें चर्चा किए बच्चों, सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड में इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n और I, और या फिर म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू I। और एक चर्चा किए डाइवर्जेंस में, ठीक है। डाइवर्जेंस यदि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास जो कर्ल निकालना है वो आपको और आसानी से समझ में आएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में फिर आप लोग के बीच इसी चैनल JH एग्जाम प्लेक्स के साथ। मैं हूं राजेंद्र कुमार, धन्यवाद।